हेलो एवरीवन, आई एम सपना। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और जैसे कि हमने पिछले 3 डेज़ में हमने लेसन 1 कंप्लीट करा, लेसन 2 कंप्लीट करा, लेसन 3 कंप्लीट करा और नाउ आज हम लेसन 4 करेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफ़ी क्लास 6 क्लास और एनसीईआरटी है। ये ज्योग्राफ़ी से स्टार्ट करा है हमने। ज्योग्राफ़ी में हमने 1 2 3 लेसन कंप्लीट कर लिया है और आज हम करेंगे लेसन 4। ठीक, तो अच्छा, हमने वायु तो हम डेली डे बाय डे डेली हर घंटे हर क्षण हर मिनट हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे अच्छे से। अगर वायु में सारी गैसें हैं तो हमारे अंदर तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी जा रहा है। क्या आप लोगों को पता है कि वायु में कौन कौन सी गैसें सम्मिलित हैं? तो चलिए आज हम इस चैप्टर में वही पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सी गैसें हैं हमारे वायुमंडल में। तो वायुमंडल क्या है? सबसे पहले मैंने वायुमंडल बोला तो उसके बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ दिस, वायुमंडल क्या होता है। तो पृथ्वी के चारों ओर से वायु के घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। हमारी पृथ्वी है ये, और इसके चारों ओर से जो घिरी हुई है ना, वही हमारा वायुमंडल है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैसें होती हैं ना, वो नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ये रहा हमारा नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें और भी गैसें होती हैं, यही दो नहीं होती हैं, बट ये ज़्यादा होती हैं। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, हीलियम भी होता है, ओजोन भी होता है, आर्गन भी होता है एवं हाइड्रोजन गैसेस भी होती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है वो है नाइट्रोजन, जो कि 78% होता है, और ऑक्सीजन जो कि 21% होता है। और बाकी जो बच गया उसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है तीसरे नंबर पे, जो 0.03% होता है, और आर्गन होता है जो थर्ड नंबर पे आता है, वो हमारा 0.93% होता है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे नाइट्रोजन का हमारा यूज़ तो नहीं है, बट जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उनके लिए नाइट्रोजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली नहीं लेते हैं, ये मिट्टी के थ्रू ऑब्जॉर्व करते हैं। तो वायु में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन की किसकी नीड होती है? पौधों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। अब आते हैं दूसरे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो आप तो जानते ही होंगे कि वायु में सबसे प्रचुरता में मिलता है 21%, और ये दूसरी इंपॉर्टेंट गैस होती है, दूसरी सबसे ज़्यादा गैसें होती हैं। और इसका कहाँ यूज़ है? अगर पेड़ पौधे हम लोग काटते जा रहे हैं तो हमें हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अगर एक पेड़ काट रहे हैं तो उसके बदले में 5 पेड़ लगाएं। अगर इतना नहीं होता है तो 2 पेड़ लगाएं, बट लगाएं ज़रूर। और क्योंकि पेड़ पौधे ही हमें ऑक्सीजन देते हैं, वो अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की सहायता से और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से। मतलब पेड़ पौधे बनाने के लिए 5 चीज़ें चाहिए। पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए 5 तत्व की आवश्यकता होती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा एक ही टॉपिक है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम लेते हैं, और जो गैसें छोड़ते हैं उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये रहा, हमने ऑक्सीजन बताया। ऑक्सीजन सबसे प्रचुर मात्रा में होती हैं और ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा हमें प्राप्त होती हैं। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो कि कितने परसेंट था? 0.033% था। और कार्बन डाइऑक्साइड तो और इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है पेड़ पौधों के लिए, क्योंकि इसी से तो अपना भोजन तैयार करते हैं। अब हमने इस चैप्टर में, वायु के चैप्टर में, हमने वायु का संगठन, ये देखिए, हमने वायु के संगठन में वही बताया जो हमने यहाँ पे हमने अपने नोट्स में आपको बताया। दूसरा चीज़ चलते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, अब हम पढ़ेंगे, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए वायु की संरचना। वायु की संरचना में हम पढ़ेंगे कि वायुमंडल की जो संरचना है वो कितने परतों से हुई है, कितने परत हैं इनके। तो ये देखिए आप, वायुमंडल, पहले वायुमंडल की 5 परतें होती हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और ताप मंडल। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे क्षोभ मंडल। हमारी पृथ्वी के पास जो सबसे, जैसे ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और
इसके पास जो लेयर है ना वो क्षोभ मंडल है, ठीक। और इसके बाद जो है वो समताप मंडल है, ठीक। तो ये क्षोभ मंडल हो गया यानी ट्रोपोस्फियर हो गया, और ये हमारा समताप मंडल हो गया यानी स्ट्रेटोस्फियर हो गया। और इसके बाद जो होता है हमारा मध्य मंडल होता है जो हमारा मेसोस्फियर हो गया, ये मेसोस्फियर हो गया। इसके बाद होता है हमारा वायुमंडल, उसके बाद होता है हमारा सबसे लास्ट में ये आयन मंडल या बहिर्मंडल। तो क्षोभ मंडल, हमारी क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है पृथ्वी से लेकर अर्थ तक? ये क्षोभ मंडल की लंबाई होती है 13 किलोमीटर, और ये हमारे अर्थ की सबसे निचली परत है, सबसे निचली है। और जितनी भी मौसम की घटनाएं होती हैं, बारिश होता है, कोहरा होता है, बर्फ़ पड़ते हैं, कोहरा होता है, जो हमारी मौसमें चेंज होती हैं, कभी सर्दी, कभी ठंडी, कभी वर्षा ऋतु, ये सब हमारा कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में होता है। दूसरा होता है हमारा समताप मंडल, और ये सारी मौसमी क्रियाओं से मुक्त होता है, मतलब इसमें कोई भी मौसमी क्रियाएं नहीं होती हैं। और ये क्षोभ मंडल से शुरू होता है। क्षोभ मंडल की कितनी थी ऊंचाई? 13 किलोमीटर। क्षोभ मंडल से ऊपर की परत जो होती है समताप, इसकी 50 किलोमीटर की हाइट होती है, ठीक है। और जो हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं ना, वो क्षोभ मंडल में नहीं उड़ाए जाते हैं, वो यहीं समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं, ठीक है। ओजोन गैस भी हमारा यहीं पाया जाता है। ओजोन गैस कहाँ पाया जाता है? क्षोभ मंडल से ऊपर, समताप मंडल से पहले। और इस समताप मंडल का और क्या काम है? ये जो ओजोन गैस होता है ना, हमारा ओजोन गैस समताप मंडल में ही पाया जाता है, ठीक है। तो ओजोन गैस का क्या काम है, ये देख सकते हैं। ओजोन गैस का क्या काम है? सूर्य से जितनी हानिकारक यानी जो हमारा डेंजरस गैसें आती हैं ना, उससे हमें बचाता है ओजोन गैस, ठीक है। तो हमने क्षोभ मंडल पढ़ा, समताप मंडल पढ़ा, और हमने ओजोन लेयर के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे थर्ड लेयर, जिसको बोलते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल क्या होता है? समताप मंडल से ठीक ऊपर में है और थर्ड लेयर है, तीसरी परत है। इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर होती है। क्षोभ मंडल की कितनी थी? 13। समताप मंडल की कितनी थी? 50। और मध्य मंडल की कितनी है? 80 किलोमीटर। अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड जो होते हैं ना, जिसको हम टूटा हुआ तारा कह देते हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली टूटा हुआ तारा नहीं रहता है, मेटेओर होता है, जो मध्य मंडल में आते आते इसको उल्का पिंड कहते हैं। मध्य मंडल में आते आते ये जल जाता है, ठीक है। तो मध्य मंडल में आके उल्का पिंड को जल जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि उल्का पिंड कहाँ पर जल जाता है? उल्का पिंड के 3 स्टेजेस होते हैं, जो कि हम अपने कक्षा में पढ़े हैं कि उल्का पिंड मध्य मंडल में आके जल जाता है, ठीक है। चौथा होता है वायुमंडल। आयन मंडल इस परत का एक भाग होता है, और ये चौथा लेयर है, और इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 80 से 400 किलोमीटर तक होती है। फिफ्थ एंड लास्ट होता है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है ये, और इसी में हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरता है। अंतरिक्ष में कौन सी गैसें होती हैं? हीलियम एवं हाइड्रोजन गैसें होती हैं, जो अंतरिक्ष से यहीं से जाता है, ठीक है। मौसम क्या होता है? हम कभी सुनते हैं किसी से कि आज का क्लाइमेट क्या है, कोई बोलता है वेदर क्या है, कोई कहता है क्लाइमेट। तो एग्जैक्टली क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस क्या है? सबसे माइनर मिस्टेक होता है जो लोग बोलचाल में, आम भाषाओं में बोल देते हैं कि आज का क्लाइमेट तो बहुत ही साफ़ है, ये वो, बट दिस इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। क्योंकि क्लाइमेट और वेदर में बहुत डिफरेंस है। क्लाइमेट क्या होता है? पहले हम वेदर समझते हैं। वेदर क्या होता है? वेदर हमारा डे बाई डे, आवर टू आवर, मिनट्स टू मिनट्स चेंज होता रहता है, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा बहुत तेज़ धूप निकली थी, और हम अभी 1 घंटे बाद देखते हैं तो बादल छा गया, आधे घंटे बाद देखते हैं तो बारिश हो रही है। तो ये जो एक्टिविटी हो रहा है ना, इसी को हम वेदर कहते हैं। लेकिन क्लाइमेट है, वो क्लाइमेट इसका जस्ट उल्टा है, बिल्कुल वेदर नहीं है। क्लाइमेट होता है बहुत सालों से एक ही मौसम है, एक ही है, औसत एवरेज मौसम एक ही है। जैसे राजस्थान का हम लेते हैं, तो राजस्थान का बहुत सालों से वो डेजर्ट एरिया है, रेगिस्तान एरिया है, ठीक है, वहाँ बारिश की कमी है। तो दीर्घकाल से किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है, कि मतलब लंबे समय से कौन सा मौसम बना हुआ है, उसी को हम बोलेंगे जलवायु, ठीक है। तो आई होप कि आप मौसम यानी वेदर और क्लाइमेट के बारे में डिफरेंस जान गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे आपतन। आपतन को हम सूर्यातप भी बोलते हैं। तो सूर्यातप या आपतन क्या होता है? आपतन के वितरण को प्रभावित करती है, ठीक है।
आपतन के वितरण को प्रभावित करती है, सूर्य से आने वाली ऊर्जा को रोकती है। तो जितने हमारी सूर्य से आने वाली ऊर्जा है उसको रोकने का काम कौन करता है? सूर्यताप यानी आपतन। इसकी मात्रा क्या है? भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर, जैसे मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है और ये हमारा इक्वेटर लाइन, ठीक। अब भूमध्य रेखा से जितने ऊपर की ओर जाएंगे ना, उतने ऊपर की ओर जाते हैं तो इसका तापमान घटता है। वायु दाब क्या होता है? वायु द्वारा पृथ्वी की सतह पर, जैसे ये पृथ्वी है, अब ये हवा है और ये इसके ऊपर जितना दाब लगाएगी उसी को वायु दाब कहते हैं, ठीक है। वायुमंडल में ऊपर जाने पर, जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वायु दाब घटता है, हम ऊपर जाएंगे तो वायु दाब घटेगा। मतलब क्या हुआ कि वायु दाब हम पे प्रेशर लगा रहे हैं। अब हम जैसे ही अर्थ से ऊपर जाएंगे तो वायु दाब से हम छुटकारा पाते जाएंगे ना, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो वायुमंडल से छुटकारा पाते जाएंगे तो इसका मतलब वायु दाब कम होता जाएगा। अब समुद्र स्तर की बात करते हैं। अब हम बिल्कुल अंदर चले गए हैं पृथ्वी के, ठीक है। समुद्र स्तर में तो सबसे ज़्यादा वायु दाब होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेशर लगाएगा वहाँ पर, ठीक है। और अब समुद्र से जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तो वायु दाब घटता जाएगा। ये देखिए मैंने घटने का सिंबल बनाया है, यहाँ पे भी मैंने घटने का सिंबल बनाया है। अधिक तापमान क्षेत्र में वायु गर्म होती है। जहाँ ज़्यादा तापमान होगा वहाँ की वायु कैसी होगी? बहुत गर्म होगी। और गर्म वायु हल्की होती है। गर्म वायु कैसी होती है दोस्तों? हल्की होती हैं। और हल्की चीज़ें ऊपर उठती हैं, ठीक है। तो हल्की वायु ऊपर उठती है और इसी हल्की वायु को हम लो प्रेशर बोलते हैं, जिसको निम्न दाब कहते हैं। और कम ताप होगा, ये तो अधिक ताप था, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था तो लो प्रेशर बन गया। अब कम ताप है तो वायु ठंडी होगी, और चूँकि गर्म वायु हल्की होती है तो ठंडी वायु भारी होगी। और गर्म वायु हल्की होगी तो लो प्रेशर बनाएगी, और ठंडी वायु भारी होगी तो हाई प्रेशर बनाती है। इससे आकाश बहुत स्पष्ट होता है, ठीक है। वायु की दिशाएं क्या होती हैं? तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, ठीक है। पवन क्या होता है? तो ये भी वही है कि वायु पवन कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे आप कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। पवन 3 टाइप की होती है, स्थानीय पवनें, मौसमी पवनें और स्थायी पवनें, ठीक है। तो हम सबसे पहले जानेंगे स्थायी पवनें क्या है। वर्ष भर निश्चित होती है, व्यापारिक निश्चित होती है एवं पूर्वी, मतलब ये वर्ष भर निश्चित होती है, ठीक है, बदलती नहीं है। एटलीस्ट 1 साल तो फिक्स रहेगा। और व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें चलती हैं, ठीक है। इसी को हम स्थायी पवनें कहते हैं, व्यापारिक पवनों को। मौसमी पवनें क्या होती है? विभिन्न ऋतुओं में, मौसम से ही पता चलता है, मौसम बदलता रहता है तो ये भी बदलता रहता है, ठीक है। तीसरा आते हैं स्थानीय पवनें। छोटे क्षेत्रों में वर्ष या दिन या किसी विशेष समय में चलती है, किसी विशेष समय में चलता है बस। आर्द्रता क्या होता है? वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु में कितना जलवाष्प गया है? जलवाष्प मतलब क्या होता है? जो हमारा पानी है वो भाप बन के उड़ गया है, ठीक है, इवापोरेट हो गया है। जैसे हम कपड़ा सुखाते हैं तो उसमें का पानी सूख जाता है और वो पानी कहाँ गया? वो पानी इवापोरेट हो गया। तो जितना हवा में ज़्यादा इवापोरेशन होगा, जलवाष्प अधिक होगा तो आर्द्रता उतनी ही ज़्यादा होगी। वायु गर्म होती है तो जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि वायु गर्म होती है। अगर हम कपड़ा गीला होगा, हम उसको गर्म मतलब या हम उसको गैस के पास ले जाते हैं या हम उस पर प्रेस करते हैं तो वो सूख जाता है। तो इसका मतलब हमने क्या सीखा कि वायु जितनी गर्म होती है जलवाष्प क्षमता मतलब जलवाष्प को धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है, और ये ऊपर उठती है तो ठंडी होने लगती है, और यह संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाती है। ये वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरती है। और आर्द्रता 3 टाइप की होती हैं। वर्षा 3 टाइप की होती है, संवहनीय, पर्वतीय और चक्रवाती वर्षा, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन, आप लोगों को समझ में आया होगा। और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको मेरे टॉपिक, इस चैप्टर से कौन सा टॉपिक आपको अच्छा लगा और कौन सा आपको अच्छे से समझ में आया। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू एवरीवन। थैंक